बच्चों, आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की संरचना मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। इसमें मैं 25 महत्वपूर्ण जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जिस पे उसकी अवस्था, उसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो आपके प्रयोगशाला परिचारक और में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन इन्हीं में से आए, और ये काफ़ी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 9-10th के सिलेबस से, जो प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से ये प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो ये आसानी से हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ की 3 अवस्थाओं को दर्शाता है? मतलब कोई पदार्थ है, उसकी 3 अवस्थाओं को कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ठोस, द्रव, गैस। दूसरा ऑप्शन बी परमाणु, अणु, यौगिक। ऑप्शन सी तत्व, यौगिक, मिश्रण। ऑप्शन डी धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ पर जो अवस्था की बात की तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ए जो है इनकी अवस्थाओं के बारे में बताता है। ए क्या है? अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये उसके कण के बारे में बता रहा है, अवस्था के बारे में नहीं। परमाणु एक कण है, सबसे छोटा कण है, उससे बड़ा अणु है, और बहुत और आगे बड़ा जो है यौगिक होता है। तत्व तत्व जो है अवस्था नहीं है ना। यौगिक, मिश्रण, ये भी कोई अवस्था नहीं है। ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु ये भी अवस्था नहीं है, ये गुण है ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ठोस, द्रव, गैस। ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ। क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? मतलब बर्फ का पिघलना और जल का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, अपवर्तन, भौतिक परिवर्तन और संघनन। तो यहाँ पर बर्फ जो है पिघलता है, और जल में ये जो बर्फ है ये मेल्ट होके किस में बदल रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है, बोल रहा है। तो इसमें किस तरीके का परिवर्तन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। अपवर्तन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसकी अवस्था बदल रही है। ठोस था उससे वो द्रव में बदल रहा है। बोल रहा है ना, बर्फ जो है पिघल कर, बर्फ मतलब ठोस, जल मतलब द्रव, तो भौतिक रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका आंसर ये हो सकता है। संघनन, संघनन का मतलब क्या होता है? कणों का आपस में मिलना। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गैसों के कणों के बीच अंतराल कैसा होता है? मतलब जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतराल यानी कि डिस्टेंस कितना होता है? सपोज ये कोई गैस है, तो इनके जो कण हैं उनके बीच की दूरी, है ना, अंतराल कितना होगा? ये एक कण और ये दूसरे कण के बीच का अंतराल कैसा होगा? तो गैसों के बीच कण, क्योंकि गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं, है ना, तो यहाँ पर बहुत कम, बहुत अधिक, समान और नहीं। तो यहाँ पर कम का मतलब ये काफी नजदीक नजदीक हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसकी प्रॉपर्टी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बहुत अधिक, तो हाँ, कणों के बीच की दूरी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी गैस उतना ही ज्यादा फैलता है ना। समान, एक समान नहीं हो सकता क्योंकि ये मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और नहीं होता। तो ये हमारा जो आंसर है वो बी होगा, ऑप्शन बी, बहुत अधिक।
क्वेश्चन नंबर 4, द्रव से गैस में परिवर्तन को कहते हैं। मतलब द्रव से गैस का बनना या परिवर्तन कहलाता है। तो कैसे बनेगा द्रव से गैस? पहला ऑप्शन है पिघलना, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा संघनन और चौथा है जमना। तो पिघलना मेल्टिंग की प्रोसेस, तो मेल्ट होना कहला रहा है। तो यहाँ पर मेल्टिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका, मेल्टिंग की प्रोसेस को बता रहा है, तो मेल्टिंग पिघलना, तो पिघलेगा तो द्रव गैस तो नहीं बनेगा, है ना, ठोस द्रव बनता है, तो ये नहीं हो सकता। वाष्पीकरण, हाँ, गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्पीकृत होगा जिससे वो गैस में बदल जाएगा, तो इसका आंसर ये हो सकता है। संघनन, कण जो है आपस में नजदीक आते हैं तो द्रव गैस पे तो नहीं बदलेगा, जबकि उसके कणों के बीच की दूरी कम होगी तो ये ठोस में बदलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जमाएंगे तो और ठोस में बदलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर बी, वाष्पीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है? मतलब जो वाष्पीकरण है, द्रव का गैस में जो बदलने की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? तापमान से, हवा का प्रवाह से, सतह से, उपरोक्त सभी से। तो गैस वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तापमान से तो प्रभावित होगी, क्योंकि जैसा जैसा ताप बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। हवा हवा के प्रवाह भी इसको क्या करेगा, प्रभावित तो करेगा ही। सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव जो है या सरफेस टेंशन, जो भी सरफेस एरिया जो है इसका, सरफेस एरिया जो है इसको भी प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी कारणों से वाष्पीकरण की दर जो है क्या होगी, प्रभावित होगी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस अवस्था की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो ठोस क्या होता है, ठोस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, वह स्थान घेरता है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है निश्चित आकार और आयतन, है ना। निश्चित आकार लेकिन अनिश्चित आयतन, अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन, ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ये फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ठोस का जो आकार होता है उसकी आयतन होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इसका स्थान होता है, इसका घनत्व होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ का कौन सा गुण गति के कण के सिद्धांत से संबंधित है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है कह सकते हैं। ये अनुगतिकी की सिद्धांत को प्रेजेंट करता है ना। जो कण की गति का जो सिद्धांत है, यानी कि जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ में, जो कण होते हैं वो गति करते हैं, कभी इधर कभी इधर, है ना। क्योंकि कोई कण है तो एक बॉक्स है सपोज, इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, तो कण इधर उधर गति करते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धांत अप्लाई होता है वो किस पे है? तो पहला है किससे संबंधित है, रंग से संबंधित है, गंध से संबंधित है, कणों की गति से संबंधित है, या फिर ताप से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कणों की गति से संबंधित, क्योंकि जो कण का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, कण की गति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द्रव है ना, ये जो लिक्विड है, लिक्विड से हमें क्या बनाना है, ठोस बनाना है। तो ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण से क्या होगा, द्रव तो है ना, लिक्विड है, लिक्विड से वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, इसको हम गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सॉलिडिफिकेशन, है ना, तो यहां पर क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड को हम कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉलिडिफिकेशन तो होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है।
पिघलना, पिघलने से द्रव जो है ठोस द्रव में बदलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अपवर्तन तो हो ही नहीं सकता, तो इसका जो सही आंसर है आंसर बी, सॉलिडिफिकेशन, घनन। एक्चुअली संघनन होना चाहिए। क्या होगा ये? संघनन, सॉलिडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या है? सॉलिडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, जब हम इत्र खोलते हैं, इत्र मतलब परफ्यूम सेंट, तो उसकी गंध तुरंत क्यों फैल जाती है? उसकी गंध तुरंत क्यों फैल जाती है? संचरण की वजह से, प्रसरण की वजह से, अधिशोषण की वजह से, या घनन या संघनन की वजह से। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर बी है, डिफ्यूजन की वजह से जो है इत्र जो है खोलते ही तुरंत गंध फैल जाती है, क्योंकि इसके जो कण है वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। गैस होता है, लिक्विड से गैस में आ जाता है, तो तुरंत ही उसके कण क्या हो जाते हैं? चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, प्रसरण। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तरल अवस्था की कोई एक विशेषता क्या है? मतलब हमें यहाँ पर द्रव अवस्था, जो लिक्विड स्टेज है, उसकी कोई एक विशेषता बतानी है। तो लिक्विड अवस्था की विशेषता क्या हो सकती है? इसके कण जो है ना दूर होते हैं, ना ही पास पास होते हैं, है ना। इसका निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन ये आयतन होता है ना। इसका आकार नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। यह स्थान घेरता है, जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या जो ऑप्शन है हमारे पास है। ऑप्शन है, कण एक स्थान पर स्थित होते हैं। तरल का कण एक स्थान पर स्थित नहीं हो सकता। ठीक है, इसका नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड स्टेज में है ना, तो इधर उधर मोशन में रहते हैं। कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इतने भी स्वतंत्र नहीं होते कि एकदम से फ्री हो जाए। कोई आकार नहीं होता, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक आकार तो नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ये आंसर हमें एक सटीक लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है, कोई आकार और आयतन नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन होता है। ये एक तरल अवस्था की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है। ठीक है, इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी 11। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो गैस होते हैं उनके कण जो होते हैं उनके बीच में आकर्षण क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए। ये सपोज एक गैस का कण है, तो कोई गैस है उसके दो कण है, तो इनके बिटवीन जो आकर्षण है वो कैसा होगा? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, क्या होगा? तो इनके बीच अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो ये काफी पास पास आ जाएंगे, है ना, जिससे ये गैस तो नहीं रहेगा, लिक्विड स्टेज में या फिर सॉलिड स्टेज में आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसके कण काफी अत्यधिक कम होते हैं, है ना। मतलब आकर्षण बल क्या होगा? अत्यधिक कम होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा परिवर्तन अवस्था परिवर्तन ऊष्मा छोड़ता है? मतलब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था, जो हमारे पास वाष्पीकरण, पिघलना, संघनन, शुभीकरण जो है, में से कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें ऊष्मा छोड़ता है ना, अवस्था परिवर्तन करने से ऊष्मा छोड़ता है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस इसमें है। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से क्या होगा? वाष्पीकरण को ऊष्मा देना पड़ता है, क्योंकि द्रव को गैस में बदलना है, गैस में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें छोड़ने की बात की गई है। ये तो क्या करता है? ऊष्मा को ग्रहण करता है, लेता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पिघलना, किसी पदार्थ को पिघलाने के लिए भी हमें उस ऊष्मा क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। संघनन, संघनन में क्या होगा? कणों को पास पास लाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं? एक दूसरे से संघनित होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, यानी कि द्रव को ठोस में बदला जाता है। तो यहाँ पर उसको ठोस, द्रव को ठोस में बदलने के लिए हमें उसे ऊष्मा देना पड़ता है, कि छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब दो कणों को आप पास पास लाएंगे तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? हानि होगी। तो इससे क्या होगा? ऊष्मा जो है बाहर निकलेगा, है ना। तो सी हमारा जो है आंसर हो सकता है। शुभीकरण यानी कि जो सब्लिमेशन होता है, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है? ऊष्मा देना पड़ता है,
तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघनन। संघनन इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो ठोस होता है वो सीधे गैस में बदलता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों ने आजकल ट्रेंड में चल रहा है, शादी वगैरह में देखे होंगे, स्टेज एंट्री के समय स्मोक वगैरह जो है धुआं उड़ाया जाता है, तो ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो कैसे होता है? तो यहाँ पर जो है जो ड्राई आइस होता है ना, बर्फ के टुकड़े, वो एक्चुअल में बर्फ नहीं होता है, वो ड्राई आइस होता है, एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसको काफी कम टेम्परेचर यानी -60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो उसको सॉलिड कर लिया जाता है गैस को। अब यहाँ पर क्या होगा, उसको कंप्रेस तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसे गैस में तो बदल नहीं सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो गैस में कैसे बदलता है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं शुद्धिकरण, सब्लिमेशन। एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ठोस को सीधे गैस में बदल सकते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कपूर है, कपूर वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, ड्राई आइस वगैरह आते हैं, ये इसमें आते हैं, शुद्धिकरण या सब्लिमेशन प्रोसेस में आते हैं। इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, बायल का नियम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बायल का नियम किस अवस्था के लिए लागू होता है? तो यहाँ पर जो है बायल का नियम जो है गैस अवस्था के लिए लागू होता है, ठीक है, इसके लिए लागू होता है, गैस अवस्था के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, गैस अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पसीना शरीर से वाष्पित होने पर शरीर ठंडा क्यों लगता है? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। क्योंकि पसीना गर्म होता है, क्योंकि यह शरीर को ढक लेता है, ऑप्शन सी क्योंकि यह ऊष्मा अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यह संकुचित होता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित करता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, मतलब वाष्पित होता है, तो हमारा शरीर ठंडा होता है। इसके पीछे के रीजन है, हमारा शरीर ऊष्मा को अवशोषित करता है क्योंकि इसे साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है, इस वजह से ये ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाष्पीकरण में तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? वाष्पीकरण यानी कि द्रव का गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम द्रव को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, तो ये प्रोसेस वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, द्रव जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाष्पीकरण रुक जाएगा क्या? नहीं, ये तो गलत आंसर हो जाएगा फिर, है ना। वाष्पीकरण धीमी हो जाएगी? नहीं भाई, ताप बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव जो है गैस में बदलेगा, तो धीमा होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चौथा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द्रव में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? हाँ, ठीक है, अभी तक हमने ठोस के बारे में देख लिए, गैस के बारे में देख लिए हैं। अब द्रव के बारे में, द्रव की अवस्था के बारे में यहाँ पर है। तो द्रव में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? तो द्रव के मॉलिक्यूल्स ना ही एकदम पास पास होते हैं और ना ही एकदम दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत घनी और नियमित नहीं होगी, ये ठोस की प्रॉपर्टी है। बहुत ढीली और अनियमित ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये गैस बन जाएगा फिर ज्यादा ढीला रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ठोस, ये हो जाएगा गैस। तो यहाँ पर कुछ हद तक तो ढीली होगी, एकदम ज्यादा नहीं और एकदम कम भी नहीं, तो कुछ हद तक ढीली होगी और अनियमित होगी। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी
प्लाज्मा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर को बता सकते हैं आप लोग। जो है ठोस होता है उसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि स्थान घेरता है। क्यों इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी आकार आकृति निश्चित होती है, ये स्थान घेरता है, ठीक है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वाष्पीकरण में नहीं सूखता, यानी कि हम वाष्पीकृत करें तो ये सूखता नहीं है। ईथर, ईथर सूख जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है। अल्कोहल भी वाष्पीकृत हो जाता है, जल भी वाष्पीकृत हो जाता है। इसमें अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, नमक। तो नमक को हम वाष्पीकृत करते हैं तो ये सूखता नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो अभी तक हमने जो है तीन तरह की अवस्था के बारे में पढ़ा होगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था एक स्पेशल टाइप की स्टेज है। ये जो है ना तो बर्फ में पाई जाती है, ना ही नल के पानी में पाई जाती है, ना ही लकड़ी में पाई जाती है, ये पाई जाती है सूरज में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सूरज, ठीक है। सूर्य जो है, सूर्य में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? मतलब कोई पदार्थ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, या गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में परिवर्तन। ये जो अवस्था में जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करेगा? तो ऑप्शन ए है ताप और दाब, ऑप्शन बी है केवल ताप, ऑप्शन डी है केवल दाब, और ऑप्शन डी है रंग और रूप। तो यहाँ पर रंग और रूप से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल दाब लगाएंगे, ताप करेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ताप करने से भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए ताप और दाब की आवश्यकता होती है, ये मेन फैक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जब गैस को संपीड़ित किया जाता है, थोड़ा सा समझिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब गैस को संपीड़ित किया जाता है तो कणों के बीच की दूरी, आप देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। गैस है ना, ये सपोज ये गैस है, ये दो गैस के कण है, इसको हम क्या करेंगे, इधर से कम, इधर से दबाव दे रहे हैं, इधर से दबाव दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कम नजदीक आएगा, है ना, क्या हो जाएगा, नजदीक आएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, दबाव देने से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा क्या, नहीं, घटेगा क्या, हाँ घट सकता है, क्योंकि दूरी घटेगी, दबाव दे रहे हैं दोनों तरफ से। समान होगा क्या, नहीं, और पहले बढ़ती फिर घटती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, घट जाती है, क्योंकि गैस को, कणों को हम संपीड़ित करेंगे तो उसके कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, घटेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूजन का क्या अर्थ होता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना, है ना, मतलब जो मेल्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पिघलना एक मेल्टिंग प्रोसेस है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होगा, मेल्ट होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। संघनन में कंप्रेस होता है, फ्यूज नहीं, है ना, ठीक है, मेल्ट नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। जमने से क्या होगा, ये मेल्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिघलना। पिघलना इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को कहा जाता है? चलिए देखते हैं, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन। देखो ठोस से गैस में परिवर्तन को हमने क्या कह दिया था, वाष्प,
संघनन कह दिया था, तो यहाँ पर उल्टा प्रोसेस है तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो जो शुद्धिकरण है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। संघनन, हाँ, कणों को जो है कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं कि वो ठोस में बदल जाए, तो वो प्रोसेस संघनन कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। घनन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा। तो संघनन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एक सही आंसर है, जिसमें हम गैस को सीधे ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस जो है क्या कहलाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, मतलब ठोस द्रव में बदलता है तो इसके क्या कहेंगे? मेल्टिंग, पिघलना, वाष्पीकरण, संघनन या फिर जमना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिघलना, मेल्टिंग। क्योंकि ठोस जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलें, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस तरह की जो हेल्पफुल वीडियो है आपकी तरफ पहुंच पाए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो ज़रूरतमंद है उनको इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाने का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आपके काम आएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप रीडिंग।